नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि यह योग बहुत पॉपुलर है। जो लोग भी ज्योतिष जानते हैं या सीखते हैं या जानना चाहते हैं, इस योग का नाम है नीचभंग राजयोग और इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। अब जब नीचभंग राजयोग की चर्चा होती है तो दो तीन प्रश्न सामान्यतः दिमाग में आते हैं। पहला कि यह नीचभंग राजयोग जो है बनता कैसे है। दूसरा, नीचभंग राजयोग का फल क्या होता है और इसका फल कब मिलता है। यह तीन बातें हैं जिस पर हमारा आज का वीडियो होगा। सबसे पहले हम कुछ सूत्र समझेंगे और मैं इतने सरल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह नीचभंग राजयोग है क्या। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नीचभंग यानी एक यह इशारा मिल रहा है कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का होगा, लेकिन उसका नीचत्व तो भंग होगा, यानी नीचभंग भी है। और बाद में कहा गया कि यह राजयोग है। तो यह राजयोग कैसे बनेगा और इसे राजयोग क्यों कहा गया, हमें इसको समझना है। तो कुछ सूत्र हैं, ज्योतिषीय सूत्र, जिन पर आज मैं चर्चा करूंगा, और कुछ अनुभवगत नियम भी हैं जिनसे यह पाया गया है कि अगर ये भी जन्म कुंडली में लगते हैं तो भी नीचभंग होता है और वह ग्रह अच्छा फल देता है। तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ग्रह नीच का होता है उसका नीचत्व भंग कैसे होगा, इसके नियम को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने काल पुरुष की कुंडली ली है मेष लग्न की। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि गुरु, मैंने एग्जाम्पल के लिए गुरु को लिया है, लेकिन सिर्फ हम गुरु पर बात नहीं करेंगे, हम एक एक ग्रह पर समझ लेंगे इसको, ताकि आपको भी सुविधा होगी। तो जहाँ 10 अंक लिखा हुआ है, यहाँ पे गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। अब हम गुरु पर पहले सूत्र को लगाते हैं। पहला सूत्र ये कहता है कि गुरु, कोई भी ग्रह अगर जिस राशि में नीच का बैठा है, यदि उसका स्वामी भी वहीं स्थित हो जाए तो नीचभंग हो जाता है। अब गुरु यहाँ नीच के बैठे हैं, अब मकर राशि में गुरु नीच के हो रहे हैं, तो मकर राशि का स्वामी कौन? तो मकर राशि का जो स्वामी होता है वह शनि होता है। तो यदि शनि भी यही गुरु के साथ स्थित हो जाए जहाँ 10 अंक लिखा हुआ है, तो यह नीचभंग हो जाएगा और बनेगा नीचभंग राजयोग। हम इसके फल पर बाद में चर्चा करेंगे। इसी तरह से यदि जहाँ 7 अंक लिखा हुआ है वहाँ सूर्य नीच के होते हैं, तो यदि शुक्र वहाँ बैठ जाए तो भी बन जाएगा नीचभंग राजयोग। इसी तरीके से जहाँ 8 अंक लिखा हुआ है वहाँ चंद्रमा नीच के होते हैं। अब यदि चंद्रमा के साथ मंगल स्थित हो जाए तो बन जाएगा नीचभंग राजयोग। दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम कहता है जो ग्रह नीच का है, यदि उसके स्वामी की दृष्टि उस पर हो जाए तो भी नीचभंग राजयोग हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे गुरु नीच के हैं जहाँ 10 अंक लिखा हुआ है, अब मकर राशि के स्वामी कौन? तो शनि। अब यदि शनि की दृष्टि हो जाए गुरु पे तो भी नीचभंग हो जाएगा। अब शनि, अब कहा कि पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, तो शनि को हम सभी जानते हैं कि 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। एक, शनि जहाँ भी स्थित होते हैं वहाँ से अपने भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखते हैं, एक तृतीय दृष्टि से देखते हैं और एक दशम दृष्टि से देखते हैं। तो कोई जैसे शनि यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो गए तो सप्तम दृष्टि इनकी गुरु पे चली जाएगी तो नीचभंग हो जाएगा। शनि यदि स्थित हो गए अष्टम भाव में जहाँ 8 अंक लिखा है तो तृतीय दृष्टि चली जाएगी और गुरु का नीचभंग हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि सूर्य तुला राशि में नीच के हैं और यदि शुक्र कहीं मेष राशि में है और शुक्र की दृष्टि चली गई तो सूर्य का नीचभंग हो जाएगा। यह दूसरा नियम तो बहुत सरल है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। तीसरा नियम कहता है कि जन्म कुंडली में यदि नीच के ग्रह तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो तो उन ग्रहों का नीचभंग स्वतः हो जाता है। अब यह क्यों कहा गया? जन्म कुंडली का तीसरा भाव कारक, छठा भाव रोग रिपु का भाव है, कर्ज का भाव है, अष्टम भाव भी दुस्थान और 12वां भाव भी दुस्थान। यानी अगर कोई नीच के ग्रह अशुभ स्थानों में जा रहे हैं तो स्वतः उनका नीचभंग हो जाता है और वह शुभ फल देने लगते हैं। यह कहा गया इस नियम के बारे में। अब यहाँ पर एक मन में प्रश्न आ जाएगा कि तीसरा भाव क्यों? तो तीसरा भाव इसलिए कि अष्टम भाव से यह
अष्टम का स्थान बन जाता है, इसलिए इस भाव को भी शुभ नहीं माना गया है। तो एक यह नियम बनता है। एक और नियम है, थोड़ा सा इसे आप लोग समझिएगा। यह नियम कहता है कि जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच का है उस राशि का उच्चनाथ यदि केंद्र में हो तो भी नीच भंग हो जाता है। अब मान लेते हैं, नियम को अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ 8 अंक है, यहाँ चंद्रमा नीच के होते हैं। अब चंद्रमा नीच के हो गए, अब कहा गया इस राशि के स्वामी, अब इस राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। अब मंगल का उच्चनाथ मतलब राशि का उच्चनाथ, तो मंगल कहाँ उच्च के होते हैं? तो मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि में। और नाथ, तो मकर राशि का स्वामी कौन है? मकर राशि के स्वामी है शनि। अब शनि यदि केंद्र में हो गए तो नीचभंग राजयोग लग जाएगा। यह नियम थोड़ा सा जटिल है, लेकिन यदि आप लोग समझिएगा, एक बार और पुनः समझा देता हूं। यह कहता है कि जो ग्रह नीच का है तो जहां पर वह नीच का हो रहा है उस राशि का उच्चनाथ यदि केंद्र में हो, अभी यहाँ मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, अब उच्चनाथ, तो मंगल कहाँ उच्च के होते हैं? तो मंगल मकर में उच्चनाथ, यानी मकर राशि के स्वामी कौन? शनि। तो शनि केंद्र में, अब केंद्र ये है जहाँ 1 4 7 10 लिखा हुआ है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की होती है, वो अगर हो सकती है तो भी जो है केंद्र यही होगा। तो अगर वो स्थित हो गए तो नीचभंग राजयोग लग जाएगा। एक और नियम कहता है कि अगर कोई ग्रह नीच का है और उसके साथ वहाँ पर उच्च के ग्रह स्थित हो जाए तो भी नीचभंग राजयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ सूर्य नीच के हो रहे हैं तो यहाँ पर उच्च के कौन से ग्रह होते हैं? तो यहाँ उच्च के होते हैं शनि। शनि यदि यहाँ स्थित हो गए तो भी बन जाएगा नीचभंग राजयोग। जो ग्रह नीच का है यदि वह नवमांश कुंडली में अपनी उच्च राशि में स्थित है तो भी नीचभंग राजयोग बन जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ सूत्र हैं और कुछ आजमाए हुए इसमें सूत्र हैं, मतलब कुछ सूत्र जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए हैं और कुछ सूत्र जो कई कुंडलियों पर अप्लाई किए गए हैं और पाया गया है कि उनका रिजल्ट जो है बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये थे नीचभंग राजयोग से संबंधित कुछ नियम जो आपको जानने चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको लगभग 2-3 ग्रहों का एग्जाम्पल लेकर के समझाया, गुरु, चंद्रमा और सूर्य। अब मन में सवाल आता है कि नीचभंग राजयोग क्यों कहा गया? तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो वह अच्छा फल नहीं देगा। नीच का है, नीच का ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। अब नीच के ग्रह का जब नीचभंग हो जाता है तो कोई पहले से ही व्यथित है, दुखी है, लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल गया या ऐसा उसको सपोर्ट मिल गया जिससे उसका मन प्रफुल्लित हो गया, तो वो दुगने उत्साह से काम करना प्रारंभ करता है। जो व्यक्ति पहले से ही प्रसन्न है वो तो पसंद नहीं, पर दुखी व्यक्ति को अगर कोई सहारा मिल जाता है तो उस उत्साह जो है वह कई गुना बढ़ जाता है, और यही बात यहाँ लागू होती है। और इसी वजह से वह ग्रह जितना अच्छा फल देता उससे भी अच्छा फल देना प्रारंभ करता है, और यह बनता है नीचभंग राजयोग। नीचभंग राजयोग कई प्रमुख हस्तियों की जन्म कुंडली में आपको मिल जाएगा, कई राजनीतिज्ञों की जन्म कुंडली में मिल जाएगा। और नीचभंग, लेकिन एक चीज अवश्य जुड़ी होती है नीचभंग राजयोग के साथ, जो ग्रह, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है उसके कारकत्व से संबंधित चीजों में आपको कठिनाई आएगी प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन उसके बाद उस कठिनाइयों को पार करके व्यक्ति अपने जीवन में काफी आगे बढ़ता है। जैसे एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली कुंभ लग्न की, और नवमेश होते हैं शुक्र, उनके शुक्र बैठे हैं अष्टम भाव में जहाँ 6 अंक लिखा हुआ, कन्या राशि में नीच के होते, पर वहीं उस राशि के उच्च के स्वामी बुध भी वहीं स्थित हैं। अब इसकी वजह से शुरू में भाग्य ने उनका साथ नहीं देते, क्योंकि शुक्र भाग्यस्थ थे, उनकी कई मूवीज फ्लॉप हुई, लेकिन बाद में जबरदस्त सपोर्ट मिला उनको भाग्य का और वह काफ़ी आगे बढ़े। ठीक उसी तरह से मैं लाल कृष्ण अडवाणी जी की कुंडली की बात करूं तो उनका वृश्चिक लग्न में 12वें भाव में सूर्य है। शुरू में उन्हें अपनी पहचान, अपनी छवि बनाने में, अपनी पार्टी को मजबूती देने में कठिनाई आई, पर जब मजबूती मिली तो जबरदस्त मिली। तो यह कमाल है नीचभंग राजयोग का, जो व्यक्ति के जीवन को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य से भर देता है।
कई व्यक्ति के मन में यह भी सवाल आता है कि हमें नीचभंग राजयोग का फल कब मिलेगा। तो देखिए, जो ग्रह नीच का हो रहा है, पर यदि उसका नीचभंग हो गया है तो उससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं वह आपके मन में हमेशा बनी रहेंगी। जैसे यदि सूर्य नीच के हो रहे हैं किसी के, तो उसके मन में प्रसिद्धि की लालसा रहेगी, उसके मन में सम्मान की लालसा अवश्य रहेगी, क्योंकि जो सूर्य उच्च के होते तो व्यक्ति का स्वभाव होता, लेकिन थोड़ी कठिनाइयों के बाद वह व्यक्ति उन्हें पा लेता है। जब अनुकूल ग्रहों की दिशा होगी तब नीचभंग राजयोग मुखरित होता है, और जब जो ग्रह नीचभंग राजयोग बना रहे हैं उनसे संबंधित महादशा या अंतर्दशा आती है, तब भी नीचभंग राजयोग का फल मिलता है। कई जगह मैं कई लोगों को यह कहते सुनता हूँ कि 36 के बाद नीचभंग राजयोग काम करना शुरू करता है। ऐसे किसी तर्क पर आप मत जाइएगा। हम उन्हीं चीज़ों को मानेंगे, उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जिनका वर्णन पुस्तकों में किया गया है, शास्त्रों में किया गया है, जो जिनका सोर्स ऑथेंटिक हो। और यहाँ चूंकि मैं इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऐसे बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको ज्योतिष शास्त्र समझ में आ जाए। तो ये है नीचभंग राजयोग की महिमा। और नीचभंग राजयोग यदि आपकी जन्म कुंडली में है, अगर एक भी ग्रह नीच का है, अगर उसका नीचत्व भंग हो गया है, तो आपको उस ग्रह से संबंधित अच्छे फल मिलने जा रहे हैं। इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय नीचभंग राजयोग। आपको लगा कैसा यह कार्यक्रम, यह वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपका कोई सुझाव है तो मैं उसका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसी तरह वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।